The first line was, Federal Auditor CAG, in a first of its kind report on state finances, has found that 16 states are revenue surplus. The second line, surprisingly leading them is Uttar Pradesh, with rupees 37,000 crore surplus in the fiscal year 2023. So what caught my attention is the word surprisingly. Why should it be surprisingly? इसमें सरप्राइज होने के लिए क्या है? पिछले 8 वर्षों की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखकर किसी को भी ऐसा आश्चर्य नहीं होना चाहिए. So needless to say, I dropped that word surprisingly and made it straight that leading the 16 states is Uttar Pradesh with 17,000 crore revenue surplus. चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, गरीबी उन्मूलन हो, या सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में सुधार हो, या फिर जीडीपी के आंकड़े हो, परिवर्तन आंकड़ों में ही नहीं धरातल पर भी दिखता है. और इसके लिए आपकी सरकार की तरफ से किसी को एडवोकेसी की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल दिखता है. लेकिन आज हम इन आंकड़ों के आकलन से कहीं आगे जाकर यह चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि आगे की यात्रा कैसे तय की जाए. यह कॉन्क्लेव पहले 13 मई को होने वाला था, लेकिन आप सब जानते हैं कि 7 मई को क्या हुआ था. ऑपरेशन सिंदूर और उसके कारण एक राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति के कारण हमने यह कॉन्क्लेव स्थगित कर दिया. तब हमारी थीम थी मिशन 2030. लेकिन अगस्त में मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य को कई गुना ऊंचा कर दिया और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए एक नया विजन दिया. तो इसके कॉरेस्पॉन्ड हमारा थीम आज है विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047. और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए यहां से चढ़ाई बिल्कुल स्टीप है. वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य प्राप्त करना, 2047 तक उत्तर प्रदेश को 6 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना, इसके लिए लगातार 22 वर्षों तक 15% की दर से ग्रो करना और राष्ट्रीय जीडीपी में यूपी का हिस्सा 9% से 16% तक ले जाना, ये सारे लक्ष्य अत्यंत कठिन दिखते हैं. और इन्हीं पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं. और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजन 2047 लॉन्च करते समय कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश को 8 वर्षों में बीमारू राज्य से एक ग्रोथ इंजन में बदला जा सकता है, तो अगले 22 वर्षों में उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य असंभव नहीं है. और अगर 25 करोड़ लोग इस सपने को एक साथ वास्तविकता में बदलने के लिए प्रयास करेंगे तो यह बिल्कुल भी संभव है. अगले कुछ घंटों में पूरे देश से आए एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स इस विषय पर मंथन करेंगे. यह शुरुआत है. उत्तर प्रदेश की इस महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक यात्रा में टीओआई एक सह यात्री है. इस महायज्ञ में यह हमारी एक छोटी सी आहुति है. धन्यवाद. जय हिंद. प्रवीण जी, स्वागत संबोधन के लिए धन्यवाद. और देवियों और सज्जनों, जब हमारा देश अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी के लिए विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर ही रहा है, तो उत्तर प्रदेश इस यात्रा में कैसे पीछे रह सकता है. वार्म वेलकम की इस पृष्ठभूमि पे देवियों और सज्जनों, हमारे मुख्य अतिथि संबोधन के लिए अब हम आमंत्रित करेंगे हमारे प्रदेश के मुखिया, इनफैक्ट प्रदेश के प्रगति के मुखिया, कर्मठ एवं अत्यंत सौम्य, सरल एवं साहसी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से हम सविनय निवेदन करते हैं कि वे हमें संबोधित कर हमें अनुग्रहित करें. माननीय महोदय जी. द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के आज के इस कॉन्क्लेव में
समारोह में उपस्थित टाइम्स ऑफ इंडिया के रेजिडेंट एडिटर श्री प्रवीण कुमार जी, डायरेक्टर द टाइम्स ऑफ इंडिया श्री रोहित शर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री धनुषवीर सिंह जी, टाइम्स ऑफ इंडिया के स्थानीय संपादक श्री सुधीर मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के एडवाइजर श्री अवनीश अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव नियोजन श्री आलोक कुमार जी और यहां पर उपस्थित टाइम्स परिवार से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी विशेषज्ञगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, शारदीय नवरात्रि चल रही है। जगत जननी मां भगवती की उपासना के लिए समर्पित इस अवसर पर मैं टाइम्स ग्रुप को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबको शारदीय नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति मैं व्यक्त करता हूं। यहां पर अभी उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी को टाइम्स ऑफ इंडिया के रेजिडेंट एडिटर श्री प्रवीण कुमार जी आपके सामने रख रहे थे। यह सचमुच उन लोगों के लिए एक सपना था और अविश्वसनीय है जिनमें पौरुष की कमी है, जो अपने पुरुषार्थ को करने से डरते थे, जिनको अवसर मिला था लेकिन उन्होंने उस अवसर को अपने परिवारवाद और उत्तर प्रदेश के संसाधनों को लूट खसोट और अराजकता का जरिया बना दिया था। लेकिन हम सब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ईश्वर पर विश्वास करने वाले और अपने पुरुषार्थ को दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ आगे बढ़ने वाले भारत माता के सपूत हैं, तो हम लोगों को विश्वास था कि हम बीमारू राज्य से इस प्रदेश को उभारने में सफल होंगे और एक ग्रोथ स्टोरी उसी की कहानी आप सबके सामने कहती है। सीएजी ने जो रिपोर्ट आप सबको प्रस्तुत की है, क्या आश्चर्यजनक यह है कि उत्तर प्रदेश 37,000 करोड़ रुपए से अधिक का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। मित्रों, यह 2 वर्ष पुराना है। इस समय हम 70,000 करोड़ के रेवेन्यू सरप्लस हैं यूपी उस समय। इस समय 70,000 करोड़ हमारा रेवेन्यू सरप्लस आज के दिन पे है और इतनी बड़ी आबादी का राज्य अपने सभी प्रकार के कार्यों को बेधड़क आगे बढ़ा रहा है। आप में से हर व्यक्ति जानता है कि कैसे उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया था ये परिवारवादी और जातिवादी राजनीति ने। कैसे उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंक करके यहां के व्यापार को बर्बाद कर दिया गया था। कैसे उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट व्यवस्था ने नौकरशाही को अपंग बना दिया था और कैसे उत्तर प्रदेश कभी भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण घटक हुआ करता था, कैसे वो बीमार हो गया। यह कहानी केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है।
आप वैश्विक मानचित्र पर अगर कभी नजर डालें और दुनिया के अंदर आप देखेंगे तो दुनिया के अंदर जो हमारा बृहत्तर भारत है, जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी है, तो आप देखेंगे कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का स्थान 7वें स्थान पर आता है। सबसे बड़ा रूसी संघ, अगर उसका क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो 1,70 करोड़ हेक्टेयर का एक विस्तृत भूभाग उसके पास है। इसके बाद चीन का नंबर आता है। चीन 90 करोड़ हेक्टेयर से अधिक भूभाग को अपने पास समेटता है। इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, उससे थोड़ा सा कम। इसके बाद कनाडा, उससे थोड़ा सा कम। इसके बाद ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और अंत में भारत। यानी भौगोलिक दृष्टि से दुनिया के अंदर हम 7वें स्थान पर, लेकिन कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिस देश में जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 60% भूभाग ऐसा है जिसमें अच्छी खेती हो सकती है, हॉर्टिकल्चर हो सकता है और मानव सभ्यता और संस्कृति के लिए बसने के लिए उत्तम परिस्थिति मौजूद है। जबकि दुनिया के अंदर बाकी जितने भी देश हैं उनके टोटल क्षेत्रफल का कुल 20% भूभाग ही ऐसा है जिसमें वे खेती बाड़ी कर सकते हैं या मानवीय सभ्यता बस सकती है। तो भारत इस देश से दुनिया के अंदर सबसे सौभाग्यशाली है। तो सा दुनिया के अंदर सबसे उर्वरा भूमि भी भारत रखता है। अगर आप देखेंगे कि उर्वरा भूमि की दृष्टि से अमेरिका हो सकता है कि भारत की तुलना में काफी बड़ा हो, भौगोलिक दृष्टि से बड़ा हो, लेकिन कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो उसमें और भारत में लगभग बराबर हम खेती बाड़ी योग्य भूमि दोनों के पास है। हमसे कई गुना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से। रूस भी बहुत बड़ा है, चीन भी बड़ा है, लेकिन खेती योग्य भूमि अमेरिका भारत के समकक्ष रखता है, भारत से ज्यादा नहीं रखता। चीन पीछे है, रूस पीछे है, ऑस्ट्रेलिया और पीछे है, ब्राजील और भी पीछे है। जब यहां पे खेती बाड़ी योग्य उत्तम भूमि थी, अच्छे संसाधन थे, प्रकृति और परमात्मा की कृपा थी, तो मानवीय सभ्यता भी यहां पे खूब फली फूली आगे बढ़ी, खूब विकसित हुई। हर क्षेत्र में भारत ने खूब प्रगति की। कहते हैं यानी 11वीं सदी में भारत के अंदर आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़ की पॉपुलेशन भारत के अंदर रह रही थी। बाद में विदेशी आक्रांताओं ने, तमाम प्रकार के हमलों ने, फिर यहां पर कुल आबादी जो भी थी भारत के अंदर, ये केवल कृषि पर निर्भर नहीं थी। कृषि के साथ साथ लघु और कुटीर उद्योगों का भी एक बहुत अच्छा तंत्र भारत के अंदर मौजूद था, बहुत अच्छा तंत्र मौजूद था। ये दोनों मिलाकर के दुनिया को भारत की आर्थिक गतिविधियों के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय
ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी 40% थी। 11वीं सदी तक आते आते ये घटकर के 30% तक पहुंचा, और जब आज से 300 वर्ष पहले आप 17वीं सदी में पहुंचते हैं, भारत की हिस्सेदारी घट करके 25% पहुंची। 1947 आते आते ब्रिटिश कालखंड के अंदर तो भारत के लघु और कुटीर उद्योगों को पूरी तरह बंद करवा दिया गया। भारत के अंदर होने वाली परंपरागत खेती, जिसको आप प्राकृतिक खेती कह सकते हैं, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड की कोई आवश्यकता नहीं थी। लोगों के पास उत्तम पशुधन था, उसके माध्यम से जो लोग खेती बाड़ी करते थे, साथ साथ आधी से कम आबादी खेती पर निर्भर थी, शेष अन्य लोग अन्य प्रोडक्शन के कार्यों के साथ जुड़े हुए थे, लघु और कुटीर उद्योगों के साथ जुड़े हुए थे। परिणाम क्या था? भारत धन धान्य से परिपूर्ण था। ब्रिटिशर ने खेती में फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड भारत के अंदर भेजा। एक बार, दो बार रिजल्ट उसके अच्छे आए, लेकिन बाद में उसने भारत की खेती बाड़ी को भी चौपट करना शुरू किया। उसका प्रभाव वहां भी पड़ा। लघु और कुटीर उद्योगों को यहां से लूट करके लेके गए। कहते हैं ब्रिटिशर भारत से $32 ट्रिलियन की बराबर का सोना इस देश से लूट करके लेके गए हैं। ये विदेशी दास्ता क्या होती है, कैसे उन्होंने भारत को लूट करके अपने आप को समृद्ध किया है, ये उसका नमूना है, ये उसका नमूना है। और उद्योग धंधों को उन्होंने समाप्त किया। कौन नहीं जानता भारत का टेक्सटाइल, भारत टेक्सटाइल का भी हब था। भारत के अंदर वह सब कुछ था जो दुनिया को चाहिए था, दुनिया के पास जो नहीं था। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भी भारत ने दिया था। तक्षशिला उसका केंद्र था। तक्ष महाराज भरत के पुत्र थे, भगवान राम के अनुज भरत के पुत्र, उनके नाम पर वहीं पर दुनिया का पहला व्याकरण देने वाले पाणिनि का जन्म भी हुआ। ये वही तक्षशिला विश्वविद्यालय है जिसने अपने इनोवेशन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जिसने दुनिया के अंदर अपनी एक छाप छोड़ी थी। वहीं पे चरक हुए जो दुनिया का पहला चिकित्सक, आयुर्वेद के ग्रंथों की रचयिता जिन्होंने की, जिन्होंने रचे थे, इसी विश्वविद्यालय में रचे थे। यही विश्वविद्यालय है जिसने दुनिया को पहला मेडिकल का सर्जन सुश्रुत के नाम पर दिया था। आयुर्वेद के उनके विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ इसी विश्वविद्यालय में रचे गए थे। और इसी विश्वविद्यालय में जीवक नाम का एक वैद्य भी था, राजवैद्य जिन्हें कहते हैं, जिन्हें औषधि विज्ञान के क्षेत्र में कहते हैं कि उनकी कोई सानी नहीं थी। उनके बारे में कहते हैं कि जब जीवक को अपना अध्ययन पूरा करके वापस आना पड़ा तो अपने आचार्य के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं अपने देश वापस जाना चाहता हूं, मुझे बहुत वर्ष हो गए हैं, मैंने अपना अध्ययन पूरा कर लिया। तो उनके आचार्य ने कहा कि तुम्हारी परीक्षा कैसे मैं ले लूं? उन्होंने कहा मैं ये तो अनुमति चाहता हूं कि आपकी अनुमति मिले तो मैं फिर अपना आगे की व्यवस्था का संचालन करूं। उन्होंने कहा ठीक है, बताओ, इस सामने जो जंगल है, इस जंगल में जाओ और देखो कौन सी ऐसी वनस्पति है जिसमें औषधीय गुण न हो। कहते हैं जीवक तक्षशिला के आसपास के जंगलों का छान फांकते हैं, एक एक जगह जाते हैं, जंगलों में 15 दिनों तक व्यतीत करते हैं। और 15 दिनों के बाद जब वापस आते हैं
तो उन्होंने अपने आचार्य के सामने विनम्रता के साथ कहा कि नास्ति मूलो अनौषधः, यानी कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो। तो यही बात फिर उनके आचार्य ने उनसे कही कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषधः, अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभ। यानी कोई मंत्र अक्षर ऐसा नहीं जिसमें मंत्र बनने की सामर्थ्य न हो, कोई वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो, और कोई मनुष्य अयोग्य नहीं। अगर है इसका मतलब कोई योजक नहीं है, और ये योजक नहीं है, यही हम कह रहे थे। जब बेईमान और भ्रष्ट लोगों के हाथों में सत्ता आएगी, उस सत्ता का शोषण और दोहन उसी प्रकार से करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था, इन्हीं के लिए बनाया था। ये लोग उन परजीवी की तरह हैं जो झूठे नारों से समाज को गुमराह करते हैं। भारत जो प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा का देश है, जब 1947 में यह देश स्वतंत्र होता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में जिसका कभी हिस्सेदारी 40% हुआ करती थी, 2% तक सीमित रह गया था, मात्र 2%। आगे की यात्रा आपके सामने आपने देखी होगी। पिछले 11 वर्षों में आपने बदलते हुए भारत को देखा। आज ये भारत 2014 में जो दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था तक सीमित रह गया था, आज दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था है, और इस वित्तीय वर्ष के अंत में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेगा। पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, दुनिया के अंदर सबसे अधिक आर्थिक विकास के साथ भारत बढ़ रहा है। जब भारत आगे बढ़ रहा है तो भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य आंखें मूंद करके चुपचाप नहीं बैठ सकता। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भी अपेक्षाएं हैं, उनकी भी आकांक्षाएं हैं, और नैतिक रूप से उन अपेक्षाओं और उन आकांक्षाओं की पूर्ति करना हमारा धर्म बनता है। और यही हमारा धर्म है, जिस धर्म का निर्वहन करने के लिए पिछले 8.5 वर्षों से हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश, भारत की जो ग्रोथ थी, उस ग्रोथ में उत्तर प्रदेश का योगदान पहले था। याद करिए 1947 में देश जब आजाद हुआ तो उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन भारत की आर्थिक प्रगति में 14% थी, और 2016 में जब हम लोग आए ये घट करके 8% रह गया था, मात्र 8%। उत्तर प्रदेश देश की 7वीं अर्थव्यवस्था रह गया था, आबादी सबसे बड़ी, अर्थव्यवस्था 7वीं, और देश के आर्थिक प्रगति में उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन केवल 8% रह गया था। इन 8-8.5 वर्षों के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में जो प्रयास किए गए, हर एक क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, वो आप सबके सामने है। आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना करना भी एक सपना था। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से।
जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सके। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है और दायित्व भी है, और उसी के तहत ये सब कार्य योजना बन रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, 17 के पहले कोई कल्पना भी नहीं करता था। आज देश के अंदर 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के पास है। सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश कर रहा है। 17 के पहले 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से क्रियाशील थे। गोरखपुर में एक फ्लाइट आती थी, कभी भूल से आ गई, हम लोगों को ट्रेन से दिल्ली जाना होता था। आप सोचो 14 घंटे की हमारी जर्नी हुआ करती थी। बहुत इमरजेंसी में कोई होगा तो मुझे गोरखपुर से लखनऊ 6 घंटे बाई रोड आना पड़ता था, फिर यहां से मैं फ्लाइट पकड़ता था दिल्ली के लिए। आज गोरखपुर से 14 फ्लाइट चल रही हैं, 14 फ्लाइट देश के अलग अलग सिटी को जोड़ रही है। 16 एयरपोर्ट हमारे आज के दिन पे क्रियाशील हैं। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम अगले महीने देश को समर्पित कर रहे हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यानी ये उत्तर प्रदेश वही है जो पहले बीमारू था। बीमारू था नहीं, बीमारू बना दिया गया था। बीमारू मानसिकता वालों ने इसको बीमारू बना दिया था। ये बीमारू मानसिकता वही है जो परिवारवाद और जातिवाद है, ये बीमारू मानसिकता है। और इसी बीमारू मानसिकता ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की आवभगत होती थी, और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने वो दृश्य देखे होंगे, कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। यह स्थिति थी। आप अनुमान करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने सुरक्षित किया था? ये सुरक्षित करते हैं? हर जिले के अंदर एक माफिया दे दिया था, और हर माफिया को जिले के अंदर पैरेलल समानांतर सरकार चलाने की पूरी छूट दे दी थी। आज परिणाम क्या था? 17 में आते आवते उत्तर प्रदेश न केवल बीमारू था, बल्कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट भी था। हर व्यक्ति अपनी पहचान के लिए मोहताज था। न बेटी सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित। खेतीबाड़ी चौपट, किसान आत्महत्या करता था। नौजवान की नौकरी पर सेंध लगती थी, उसकी नीलामी होती थी। चाचा भतीजा दोनों वसूली के लिए निकल पड़ते थे। वसूली का गैंग चलता था। ट्रांसफर पोस्टिंग में इनके दलाल बोली लगाया करते थे,
और आप भी देखते होंगे जब हम ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं तो आज भी उनकी पीड़ा झलक उठती है। कैसे हम लोगों ने उनके उस अनैतिक अवैध व्यापार पर कैसे प्रहार किया है, उनके सभी चेले चपाटे किस प्रकार से चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। हर एक मामले में आज आप देख सकते हैं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के पास, एक्सप्रेसवे नंबर 1 पर, रेलवे का नेटवर्क नंबर 1 पर, मेट्रो नंबर 1 पर, एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी नंबर 1 पर, देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में, देश का पहले इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश में, एमएसएमई का सबसे बड़ा बेस उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश आज फिर से गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन में देश के अंदर नंबर 1 पर, इथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 पर, खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पर, सबसे बड़ी युवा आबादी का राज्य होने के साथ साथ सबसे अधिक नौकरी भी देने वाला राज्य बन चुका है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अपने यहां आमंत्रित कर रहा है। हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश की अभूतपूर्व विकास की इस यात्रा को देश भी और दुनिया भी देख रही है, आशा भरी निगाहों से देख रही है। और उसी आशा भरी निगाहों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने भी इस बात को तय किया, तो प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक लक्ष्य दिया था, देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में, कि हमारे पास शताब्दी संकल्प 2047 होना चाहिए। कि देश जब अपनी आजादी का 100 वर्ष मनाएगा, उन स्थितियों में हम कैसा भारत चाहते हैं, कैसा भारत चाहते हैं। उस भारत के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने इसके लिए पंच प्रण दी थी। उन्होंने कहा हमें देखिए गुलामी की इस मानसिकता को त्यागना पड़ेगा, लेकिन अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करनी होगी। अपने सेना के यूनिफॉर्म को सम्मान देना पड़ेगा। सेना हो, अर्धसेना हो, पुलिस के जवान हैं जो देश की सुरक्षा के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, या जिन्होंने योगदान दिया है, उनको सम्मान देना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, यह हमारा दायित्व बनता है। एकता से ही यह रास्ता आगे बढ़ेगा। ये बांटने वाली विभाजनकारी ताकतों से नहीं, एकता के माध्यम से हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करें और अपने अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। पंच प्रण देशवासियों को प्रधानमंत्री जी ने दिए थे और तय किया कि हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे 2047 तक। भारत की इकोनॉमी होगी $30 ट्रिलियन की, $30 ट्रिलियन की एक बड़ी रेखा प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने खींची, और उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की कार्य योजना को आगे बढ़ाया। आपने विधानसभा सत्र के दौरान देखा होगा कैसे विधानसभा सत्र के दौरान लगातार सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने सत्र के दौरान लगातार 27-28 घंटे तक विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेकर के अपने महत्वपूर्ण सुझावों से हमारी विजन डॉक्यूमेंट को समृद्ध करने में अपना योगदान दिया। आज वर्तमान में इस पर हमारी एक डिबेट नीचे स्तर पर चल रही। 300 से अधिक इंटेलेक्चुअल आज फील्ड में गए। अब तक 110 से अधिक विश्वविद्यालयों और अकादमिक संस्थाओं को उन्होंने कवर किया है। अलग अलग तबके के लोगों के सामने उनके डायलॉग हो रहे हैं, एक संवाद चल रहा है, संगोष्ठियां हो रही है, और हम लोगों ने इस दौरान समर्थ यूपी पोर्टल के माध्यम से उनके सुझावों को भी लेना प्रारंभ किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग लगभग 6 लाख से ऊपर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से लोगों ने अपने सुझाव भी विकसित उत्तर प्रदेश के लिए अब तक प्रदेश को उपलब्ध करवाए हैं। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। अगर भारत
$30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। तो उत्तर प्रदेश ने भी तय किया है कि हम 2047 में $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। लोगों को लग सकता है कैसे संभव है, हम कहते हैं संभव है, ये होगा। और इसलिए होगा, हम लोग जब आए थे तब उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी वो 12,75,000 करोड़ के आसपास की थी। इस वित्तीय वर्ष में हम इसको 35 लाख करोड़ से ऊपर की इकोनॉमी में बदलने वाले हैं इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक। हमारी पर कैपिटा इनकम 43,000 थी, आज वह 1,20,000 तक पहुंच रही है। अगर हम 3 वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद अगर उत्तर प्रदेश की ग्रोथ को इस रफ्तार से आगे बढ़ा सकते हैं, अभी तो हमारे पास वह सब कुछ है जिस पर कार्य करने की आवश्यकता है। हर एक फील्ड में अब तक तो हम लोगों ने इसकी आधारशिला तैयार की है। न्यू बनाने में समय लगता है और न्यू जब एक बार तैयार हो जाती है तो उस पर भवन खड़ा करने में नहीं समय लगता। फिर तब तो एक लाइन खींच दी गई, कार्य योजना हमारे सामने, एक्शन प्लान हमारे सामने है। उस एक्शन प्लान में स्पीड देने की आवश्यकता है और उसी स्पीड को लेकर के हमने 12 सेक्टर तय किए हैं। शिक्षा में हम कहां होंगे, स्वास्थ्य में कहां होंगे, कृषि और जल संसाधन में उत्तर प्रदेश कहां होगा, हमने स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट में उत्तर प्रदेश कहां होगा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को किस रूप में हमें उत्तर प्रदेश को इसका हब बनाना है, कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हमें उत्तर प्रदेश की एमएसएमई सेक्टर को और आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना है, कैसे टूरिज्म के और सर्विस सेक्टर को हमें मजबूत बनाना है, अर्बनाइजेशन को और अच्छा बनाने के लिए क्या कुछ हमें करना है। आप देखते होंगे जो रिफॉर्म वर्तमान में हमारे चल रहे हैं, ये सब उसी श्रृंखला का हिस्सा है। कोई सोच सकता था शिक्षा के क्षेत्र में? कल ही हमारी कैबिनेट ने 52वां प्राइवेट विश्वविद्यालय को अपनी परमिशन दी है। 52वां विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में प्राइवेट विश्वविद्यालय बन सके, ये सपना था। तो पिक एंड चूज होता था। आजम खां के लिए 10 एकड़ और अगर कोई दूसरा व्यक्ति बनाना चाहता है तो उसके लिए 100 एकड़, ये पिक एंड चूज होता था। अब नहीं, एक पॉलिसी बन गई है, एक प्रकार की पॉलिसी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट यूपी का, सबके लिए एक समान, पिक एंड चूज नहीं हो सकता। आप आइए, मानक को पूरा करिए, ये हमारे स्टैंडर्ड हैं, इसका अनुपालन करिए। आपके कार्य में बिना किसी हस्तक्षेप के आपको आगे बढ़ने की परमिशन मिलेगी। आज कोई व्यवधान नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। जिन कमिश्नरी में कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं थी, हमने अपने विश्वविद्यालय स्थापित कर दिए। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर, मुरादाबाद में गुरु जम्बेश्वर के नाम पर, अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर, देवीपाटन में मां पाटेश्वरी के नाम पर, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के नाम पर, और आजमगढ़ में भी हम लोगों ने विश्वविद्यालय बनाया है। वह है महाराज सुहेल देव के नाम पर। विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई है, यहां से पाठ्यक्रम भी आगे संचालित हो चुके हैं। कोई कल्पना करता था उत्तर प्रदेश में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी? सर्दार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बन चुका है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बन चुका है। यानी एजुकेशन के एक नए हब के रूप में हेल्थ सेक्टर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज साकार हो पाएगा। हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था, हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज भी हमारी सरकार ने दिया है। हम तेजी के साथ उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा? 2017 से अब तक 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश हम जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं और 5 लाख करोड़ का हमारा पाइपलाइन में है। अभी नवंबर में हम उसको भी ग्राउंड ब्रेकिंग के माध्यम से जमीन पर उतारेंगे। 96 लाख का एमएसएमई का विस्तार 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर सर्विस सेक्टर को, पर्यटन की उन संभावनाओं को देखा होगा। पहले 3 करोड़
पर्यटक उत्तर प्रदेश के अंदर सालाना आते थे और अकेले कुंभ ने 66 करोड़ की सीमा को भी पार कर दिया। ये संख्या बढ़कर के प्रतिवर्ष 65-66 करोड़ आ चुकी है। ये लगातार बढ़ेगी। इस बार तो ये संख्या बहुत बढ़ने वाली है इस वर्ष के लिए तो, लेकिन हर वर्ष हम वहां तक पहुंचे। क्या नहीं आज के दिन तो उत्तर प्रदेश के पास। और अगर ग्रोथ इस रूप में हमारी आगे बढ़ती है, देश के अंदर सबसे तेज ग्रोथ के साथ उत्तर प्रदेश आज के दिन पे आगे बढ़ रहा है हर एक सेक्टर में। एग्रीकल्चर के सेक्टर में मेरा मानना है जितना हम आज के दिन पर उत्पादन कर रहे हैं, इससे 3 गुना अधिक उत्पादन करने की सामर्थ्य उत्तर प्रदेश की धरती रखती है। इतनी अच्छी भूमि किसी के पास नहीं, इससे अच्छा सामर्थ्य किसी के पास नहीं। हमारी सेक्टोरियल पॉलिसी अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई ये नए निवेश को आमंत्रित कर रही है और टेक्नोलॉजी के इमर्जिंग सेक्टर को भी हम लोगों ने तेजी के साथ प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। कोई कल्पना करता था उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जितना भी मोबाइल फोन बन रहा है उनमें से 55% यूपी बना रहा है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देश के अंदर जितने बन रहे हैं उनमें से 55% से अधिक योगदान अकेले यूपी का है। अब वो यूपी बीमारू नहीं, भारत की ग्रोथ का, भारत की इकोनॉमी का एक ग्रोथ इंजन बनकर के विकसित भारत की संकल्पना के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं उत्तर प्रदेश की विकसित उत्तर प्रदेश के लिए जो आधारभूत कार्य होने थे वो अब तक हो चुके हैं। अब इसमें हम उत्तर प्रदेश की विकास की इस यात्रा को एक नई गति देने के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मजबूती के साथ आज डिफेंस कॉरिडोर हमारे पास है, एक्सप्रेसवे का एक बेहतरीन संजाल हमारे पास मौजूद है। हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश एक नई दिशा में आगे बढ़ चुका है और मुझे पूरा विश्वास है 2047 यह उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए उनकी आशा, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति का वर्ष होगा। शताब्दी संकल्प उनकी आकांक्षाओं की संकल्प पूर्ति का वर्ष होगा और उस दिशा में उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को टाइम्स परिवार ने यहां पर अपने कॉन्क्लेव का हिस्सा बनाया है। मैं प्रवीण जी आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस डिबेट को यहां पर आगे बढ़ा करके जो बहस आज हमारे जनपदों में चल रही है उस बहस को एक नई गति दी है। मैं हृदय से इसके लिए आपको और आपके पूरे टाइम्स परिवार को धन्यवाद देते हुए आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि विकसित यूपी के लिए उत्तर प्रदेश की पूरी टीम टाइम्स परिवार के साथ मिलकर के आगे कार्य करेगी। आपने यहां पर विकसित उत्तर प्रदेश के लिए यहां पर एक पुस्तक का भी अभी विमोचन करवाया है। मुझे प्रसन्नता है कि विकसित उत्तर प्रदेश आज चर्चा पर चर्चा का विषय बना है, क्योंकि ये विकसित उत्तर प्रदेश हमारा मंत्र बनना चाहिए, हमारा संकल्प बनना चाहिए, हमारे जीवन का हिस्सा, दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि यही हमें उस गुलामी की मानसिकता से उभारेगी जिस मानसिकता ने भारत को पिछड़ा बना दिया था, उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। धन्यवाद। जय हिंद। हम सबके हृदय सम्राट हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उनके संबोधन, उनके प्रोत्साहन के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियों और बहुत बहुत धन्यवाद। इस चहुमुखी विकास के लिए मानो हम सब कटिबद्ध हैं। हम सब एक सुदृढ़ और समावेशी विकास के पथ पर जाने के लिए देवी और सज्जनों हमेशा तत्पर हैं उनके संरक्षण और उनके प्रोत्साहन में। देवी और सज्जनों, may I request you to please take your seat.